Hi guys, welcome back to our channel Sentry, Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM 13 पास फॉर श्योर वीडियोस. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं. और अब हम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से फर्स्ट 8 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. चलिए देखते हैं आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 9, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, और टैक्सेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज. तो ये दो चीजें हैं मेन जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनआईएसएम सीरीज 13 जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, उसकी जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 9, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. देखिए सबसे पहले आ जाता है अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग कैसे होती है. देखिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. तो दो तरीके से हम फॉरवर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे. व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग एंड व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन. तो जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं हेजिंग के लिए, तब उसकी ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. और जब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है. चलिए समझते हैं. देखिए सबसे पहले आएंगे व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग पर्पस. आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया है, उसमें ट्रेड किया है, लेकिन आपने उसको हेजिंग पर्पस के लिए यूज किया है. तो क्या क्या होगा. द प्रीमियम और डिस्काउंट, that is the difference between the value at spot rate and forward rate should be amortized over the life of the contract. So ये 2-3 पॉइंट्स में बता रहा हूँ, ये याद रखने वाली बात है. और एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्वेश्चन यही आता है कि कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले देखिए जो प्रीमियम और जो डिस्काउंट है, चाहे वो अपने डिस्काउंट है या प्रीमियम है या डिफरेंस जो है, जिसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट. तो आज का जो आपका कैश प्राइस है प्लस जो फॉरवर्ड प्राइस है आपका, उसका जो डिफरेंस है, चाहे वो प्रीमियम पे है चाहे वो डिस्काउंट में है, शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इट शुड बी अमोर्टाइज्ड एट ओवर द लाइफ. ठीक है. एक्सचेंज डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेटलमेंट डेट एंड रिपोर्टिंग डेट वैल्यू at previous reporting date और inception date is recognized in profit and loss statement of the year. तो आपका जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, आपका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस बन रहा है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ उसकी ईयर में. अगर कोई फॉरवर्ड और किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिन्यू किया है, कैंसिल किया है और उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो वो भी आपका P&L स्टेटमेंट में जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर. तो एज अ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो P&L स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, एज अ रिकॉग्नाइज्ड होगा एज ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर में. अब बात करते हैं व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, नो प्रीमियम और डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड. तो इसमें आपका कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, तो जब आपने ट्रेडिंग की है, स्पेकुलेट किया है, तो उसमें आपका नो प्रीमियम और डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड. अकाउंटिंग पर्पस के लिए उनको नहीं लिया जाएगा. ए गेन और लॉस, आपका चाहे प्रॉफिट है चाहे गेन है, और द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द प्रीवियस ईयर वैल्यूएशन रेट एंड द फॉरवर्ड रेट अवेलेबल एट द एंड फॉर रिमेनिंग मैच्योरिटीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L ऑफ द ईयर. तो साफ बोला है इन्होंने, कोई भी गेन एंड लॉस आता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, उनको P&L रिकॉग्नाइज्ड करना है आपको P&L ऑफ द ईयर में. तो प्रॉफिट एंड लॉस उस साल का आपका प्रॉफिट एंड लॉस में वो जाएगा. प्रॉफिट हो लॉस हो ऑन कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो होंगे इसमें P&L ऑफ द ईयर में, वो भी आपके रिकॉग्नाइज्ड होंगे एज ए P&L ऑफ द ईयर. तो ये चीजें ध्यान रखनी है. व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग, जो प्रीमियम डिस्काउंट है उसका अमोर्टाइज्ड होगा ओवर द लाइफ ऑफ द ईयर. और व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ट्रेडिंग, नो प्रीमियम और डिस्काउंट इज बीन रिकॉग्नाइज्ड. अब बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ इक्विटी इंडेक्स एंड इक्विटी स्टॉक फ्यूचर इन द बुक्स ऑफ क्लाइंट, कि जो एक क्लाइंट ने इक्विटी इंडेक्स में ट्रेड किया है, इक्विटी के स्टॉक फ्यूचर्स लिए हैं, उसको किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी इन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट. देखिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने गाइडेंस दिया है ऑन द अकाउंटिंग ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टीज हु एंटर इनटू द सच कॉन्ट्रैक्ट्स एज बायर्स और सेलर्स. तो जो भी पार्टी बाय करती है इंडेक्स फ्यूचर को या सेल करती है इंडेक्स फ्यूचर्स को, या जो भी पार्टी इन्वॉल्व है ट्रेडिंग ब्रोकर्स में, जैसे कि आपका ट्रेडिंग प्रोसेस में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका ब्रोकर्स हो गया, ट्रेडिंग मेंबर हो गया, क्लियरिंग मेंबर हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो गया, राइट. सो ए ट्रेड इन इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर, तो वो जो इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर में जो ये लोग ट्रेड करेंगे,
उन सबको इज सिमिलर टू अ ट्रेड इन शेयर्स एंड डज नॉट पोज एनी पेक्यूलियर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो जैसे एक शेयर में ट्रेडिंग की जाती है उसी की सेम चीज सिमिलर ट्रीटमेंट होगी और कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस सेशन में हम ज्यादा फोकस करेंगे इन द अकाउंट ट्रीटमेंट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स इन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। जो इनिशियल मार्जिन है अकाउंटिंग के उसके कैसे होंगे, जो इनिशियल मार्जिन होता है। देखिए एवरी क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है या जो भी क्लाइंट है अगर वो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता है तो उसको ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर को एक इनिशियल मार्जिन देना होता है जो कि डिटरमाइन किया जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस द्वारा एज पर द लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्सचेंज इफ दे वांट टू एंटर इन द इक्विटी इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितने भी इनिशियल मार्जिन है पेड हैं या पेएबल हैं, ध्यान से रखना शुड बी डेबिटेड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहां से डेबिट होंगे। दे शुड बी डेबिटेड फ्रॉम द इनिशियल मार्जिन। जो इक्विटी का जो आपका स्टॉक फ्यूचर अकाउंट है उसमें से ये उसकी अकाउंट ट्रीटमेंट होगी। दे शुड बी डेबिटेड एज एन इनिशियल मार्जिन। सो एंड फ्रॉम इक्विटी इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर अकाउंट और एडिशनल मार्जिन से फैनी शुड बी अकाउंटेड इन द सेम मैनर। ठीक है, सो इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स इनिशियल मार्जिन, उसका डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर इनिशियल मार्जिन पेड। ऐसे आपकी जो स्टेटमेंट बन के आएगी अकाउंटिंग की उसमें इस तरीके से मेंशन्ड होगा। अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। नाउ अब सेटलमेंट का दिन है तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी। जो भी आपके M2M मार्जिन, M2M गेन्स, प्रॉफिट बन रहे हैं। देखिए पेमेंट मेड और रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट में आपका प्रॉफिट है तो आपको पैसा मिलेगा, आपका लॉस है तो आपको पैसा देना है। वुड बी जो सेटलमेंट होगी जो क्लाइंट के द्वारा तो उसका जो अकाउंट है वुड बी क्रेडिटेड एंड डेबिटेड ऑन द अकाउंट टाइटल्ड एज। तो ये समझने वाली ध्यान यहाँ पे बात है कि जो अकाउंट होगा उनका क्या कैसे उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस हेडिंग में बनेगी। मार्क टू मार्केट मार्जिन, इक्विटी इंडेक्स और इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट में। सो मार्क टू मार्केट की उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी अंडर द हेडिंग ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन और सब हेडिंग इक्विटी इंडेक्स और इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट। सो जो मार्क टू मार्केट आपका मार्जिन अकाउंट है कैन बी मेंटेन्ड टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। कि आपका जो मार्क टू मार्केट जो अकाउंट है, कहने का मतलब है कि आपका जितना बाय किया है या सेल किया है, आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसी अकाउंट से सेटल होगा। और आपका मार्क टू मार्केट में आपको एक तरीके से अपना जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वहीं से सेटल होगा। कि आपका लॉस हो रहा है तो आपको वहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे और ताकि आपका M2M सेटल हो पाए। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योरिटीज़ में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिक्योरिटीज़ की, उनकी टैक्सेशन कैसे होती है। देखिए प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6, 2005 और 6 से पहले जो भी ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव्स में किए जाते थे उनको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन ही मांगा जाता था फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। को जो टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है उनका जो डिटर्मिनेशन था वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के ही अंडर माना जाता था। कोई भी अगर आप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं इंडिया में, फाइनेंस एक्ट 2005 हैज अमेंडेड सेक्शन 43(5). तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया। तो फाइनेंस एक्ट 2005 ने सेक्शन को अमेंड किया 43(5) एज टू एक्सक्लूड ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव कैरिड आउट इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर दिस पर्पस। सो जो भी ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किए गए हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए। सो कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज द इनकम और लॉस ऑन द डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट टैक्स्ड एज स्पेकुलेटिव इनकम और लॉस। तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किए हैं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, वो लायबल नहीं है टैक्स ट्रीटमेंट के एज स्पेकुलेटिव इनकम और लॉस। So in this case, the same cannot be set off. It can be carried forward to the subsequent assessment year and set off against any other non-speculative business of the business income of the subsequent year. So कहने का ये मतलब है कि same cannot be set off कि जो भी losses हैं वो set off नहीं होंगे। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, और जितने भी लॉस हैं ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगेंस्ट एनी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो कहने का मतलब है कि जो आपका जो ट्रेडिंग में डेरिवेटिव्स में जो लॉस होगा दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से। और ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ध्यान से सुनना, सच लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ असेसमेंट 8 ईयर्स। सो 8 असेसमेंट ईयर्स तक ये लॉसेज को आप कैरी फॉरवर्ड
कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो मे बी नोटेड दैट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो STT है, सच ट्रांजैक्शंस पे वो एलिजिबल है एज पर दी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कितना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। देखिए सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज पे 0.10 STT है पेएबल बाय सेलर। सेल ऑन दी ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इन एक्सरसाइज 0.125% वो परचेजर देगा, और सेल ऑफ ए फ्यूचर्स इन सिक्योरिटी 0.02% पेएबल बाय सेलर। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यही 2-3 कॉन्सेप्ट ही हैं इसमें जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, और क्वेश्चंस भी इसी में से रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये पास फॉर श्योर वीडियोस हैं, इसमें मैं पूरा का पूरा करिकुलम कवर नहीं कर रहा हूं। कुछ मेन पॉइंट्स आज मैंने इस चैप्टर एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सैंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट्स फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स आर टैक्स्ड एज। तो कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट्स अपने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से कमाए हैं वो किस तरीके से टैक्स्ड होंगे। देखिए मैंने साफ क्लियरली आपको ये बताया था जब मैंने अभी बुक से मैं पढ़ा रहा था कि कोई भी प्रॉफिट होगा डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में वो होगा नॉन स्पेकुलेटिव इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो आपकी अगर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है तो एज अ ट्रीट किया जाएगा वो एज पर दी टैक्सेशन एज नॉन स्पेकुलेटिव इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ business or profession. In case of foreign portfolio investors, the gain or loss arising from derivative contracts on recognized stock exchange are taxable as long-term capital gain, short-term capital gain, speculative gains or income from other sources. तो क्लियरली फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कोई भी गेन या लॉस अराइज होता है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उनकी टैक्सेशन होगी एज पर दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, तो इसीलिए प्लीज ये जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के ध्यान से पढ़ने हैं और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। जितने भी मैंने आज 5-6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।